संसद सत्र से पहले सरकार की घेराबंदी। कांग्रेस ने सुषमा, वसुंधरा और शिवराज का मांगा इस्तीफा। कैप तो रखिए कि ओवरऑल आपने कितना करना है। ये चौकीदार अगेंस्ट करप्शन, आपको मालूम होगा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ चौकीदार रहूंगा। He has become the चौकीदार of the corrupt. He has become the चौकीदार of the corrupt now. इतने बड़ा स्कैंडल व्यापम का विश्व में पहली दफा हुआ। जो लोग ललित गेट में इन्वॉल्व है और जो व्यापम में इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनसे इस्तीफे लेने चाहिए। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले से जुड़े गवाहों की मौत के साथ ही साथ रेप के आरोपी आसाराम के केस में एक के बाद एक हो रही गवाहों की हत्या को अराजकता करार देते हुए सरकार के कामकाज पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर साझा समिति को और वक्त दिया गया है और अब अगस्त के पहले हफ्ते में साझा समिति की रिपोर्ट आएगी। लैंड बिल वाला तो पहले भी हमने बढ़ा के दिया है, चल रहा है। तो जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, फिर बाद में बाकी बातें होंगी। उन्होंने समय मांगा है क्योंकि उनका कहना है हमें कुछ बातें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट से भी करना है और हमें समय चाहिए। तो हमने उनको एक सप्ताह और समय बढ़ा करके दिया है। वो तो पहले दिन जो बात हुई थी कि पहले दिन आना, उसको ऑलरेडी हमने पहले समय बढ़ा के दिया था। अभी फिर से उनका आया है कि हमें और थोड़ा समय, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में उसके आने की संभावना है लैंड बिल का। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि संसद के सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहयोग का भरोसा दिलाया है। जमीन बिल पर मुलायम और मायावती के समर्थन के भरोसे पीएम आगे बढ़ने को तैयार, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा बिल में ज्यादा बदलाव हुए तो नया बिल ला सकती है सरकार। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट का भी स्वरूप देखना पड़ेगा। ये देयर इज ए पॉसिबिलिटी के दे सजेस्ट लॉट ऑफ amendments or suggestions or recommendations, then we may bring a new bill. There is a possibility. तब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जमीन बिल पर मोदी सरकार 3 बार अध्यादेश ला चुकी है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण इसे संसद से पारित नहीं करवा पाई है। लैंड बिल जो इन्होंने संशोधन किया है उससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं। गवर्नमेंट अगर कुछ पीछे हटेगी तो हो सकता है कि कोई काम बने, लेकिन अभी इन्होंने अनावश्यक कई संशोधन कर दिए हैं जिस पर समाजवादी पार्टी सहमत नहीं हो सकती। देखिए, जो वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून है वो भूमि अधिग्रहण कानून नहीं है, वो भूमि हड़पने वाली कानून है, भूमि लूटने वाली कानून है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जब तक किसानों के, भूमि मालिक के जब तक सहमति नहीं होगी तभी तक किसी तरह से भूमि अधिग्रहण करना गैर कानूनी है। दिल्ली में श्रमिक संगठनों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मजदूरी देखने के लिए कैमरों की जरूरत नहीं होती। क्या राहुल गांधी पर साधा निशाना? अगर इस देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए होंगे लेकिन श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो क्योंकि मैं उसी बरादर से निकल के आया हूं। मैंने गरीबी देखी और इसलिए गरीब के हाल को समझने के लिए मुझे कैमरामैन को लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रमिक संगठनों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालिकों और मजदूरों के बीच परिवार भाव की वकालत की और साथ ही कानूनों को और सरल बनाने का वादा भी किया। मुंबई की मेयर ने पीएम मोदी के शासन को हिटलर जैसा बताया। कहा ऐसा तब होता है जब पूरी सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर ने आफ्टरनून डिस्पैच एंड कुरियर को दिए इंटरव्यू में कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं उसके लिए मैं उनकी प्रशंसक हूँ, लेकिन कुछ जगहों पर लगता है कि उनका शासन हिटलर शाही की तरह है। ऐसा तब होता है जब सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। दिल्ली में छेड़खानी का विरोध करने वाली मीनाक्षी की दिन दहाड़े हत्या को लेकर सीएम केजरीवाल ने जनता के नाम जारी किया अपना संदेश। ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक नहीं बनने को कहा। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर सामने किसी लड़की को कोई छुरे से मार रहा हो तो डर लगता है,
कहीं वो छुरे से मुझे ना मार दे। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि उस लड़की की जगह हमारी बहन या बेटी होती तो तब भी क्या हम चुप रहते? नहीं ना। तो अगली बार आप कोई गलत काम होते देखें तो 2 मिनट के लिए उस लड़की की जगह अपनी बहन या बेटी को रखकर देखिएगा। आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कार होगा। आपके अंदर खुद ब खुद एक्शन लेने की हिम्मत आएगी। ऊपर वाला आपका साथ देगा। आइए हम आज कसम खाते हैं कि अगली बार हमारे सामने जुर्म हो रहा होगा तो हम मूक दर्शक बन के नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी। एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बस्सी ने किया आरोपों को खारिज। बस्सी साहब का कहना यह था जो लड़की ने कल्प्रिट को देखकर थूका था और फिट ऑफ रेज में उसने उसको चाकू से मारा। और उनका ये भी कहना था कि इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बनाया जाए। हत्याएं तो दिल्ली में होती ही रहती हैं। उन्होंने काफ़ी डाटा भी दिखाया कि 500 हत्याएं 1 साल में होती हैं, 700 हत्याएं होती हैं। देखिए, क्राइम दिल्ली में 1,55,000 है, पर मेरे लिए हर केस इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में क्योंकि वो मेरी बात को मेरे अंदर वो झांक नहीं पाया हूँ। केजरीवाल लगातार मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया जाए। फिलहाल दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और केजरीवाल सरकार का दिल्ली पुलिस पर कोई अधिकार नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बताया देश के आईआईएम और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं को हिंदू और भारत विरोधी कार्रवाइयों का अड्डा। कहा बड़ी शिक्षण संस्थाओं पर है कांग्रेस और लेफ्ट का नियंत्रण। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के लेख में दावा किया गया है कि आईआईटी रुड़की में छात्रों को मांसाहारी खाना परोसा जा रहा है, जबकि राउरकेला एनआईटी में छात्रों को सरस्वती पूजा करने से रोका गया है। मुखपत्र में आरोप लगाया है कि ये सब यूपीए सरकार के दौरान हुआ है। लेख में कहा गया है कि संस्थान में छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। इन संस्थाओं के संचालक मंडल को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मुखपत्र में आईआईटी बॉम्बे के संचालक मंडल के अध्यक्ष और जाने माने परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर और आईआईएम अहमदाबाद के अध्यक्ष एएम नाइक पर भी निशाना साधा गया है। इससे पहले भी एफटीआईआई के अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध करने वालों को भी हिंदू विरोधी बताया जा चुका है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आईआईटी और आईएम पर हिंदू विरोधी होने के आरोपों के बीच आईआईटी दिल्ली में योग गुरु बाबा रामदेव को बुलाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक जनवरी में हुए एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। उन्नत भारत नाम की एक योजना मानव संसाधन मंत्रालय चला रहा है। योजना की शुरुआत आईआईटी दिल्ली की पहल पर की गई थी। उन्नत भारत की मीटिंग में योग गुरु बाबा रामदेव के अलावा आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण आश्रम के लोग भी शामिल हुए थे। पीटीआई के मुताबिक बाबा रामदेव ने कार्यक्रम में कहा कि आईआईटी को गाय और बैल के जेनेटिक कोड पर शोध करना चाहिए। पूरी चर्चा गाय के आसपास ही हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे व्यापम घोटाले की, जिसके खुलासे करने वाले पर बीजेपी सरकार ने गिराई है गाज। व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले डॉक्टर आनंद राय का तबादला कर उन्हें इंदौर से धार भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले डॉक्टर आनंद राय का तबादला कर दिया है। डॉक्टर आनंद राय का कहना है कि ये उन्हें डराने के लिए किया गया है। राय के मुताबिक सरकार उन्हें परेशान कर रही है क्योंकि वो व्यापम मामले में सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये तो आतंकित करने की कोशिश है और मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बचा है और जो आरोपी हैं वो शासन चला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर हो चाहे मुख्यमंत्री, और जो विसल ब्लोअर हैं जो मामले को उजागर कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस प्रदेश में तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जो लोग बच गए हैं इसमें अभी तक, जो पॉलिटिशियन या पुलिस वाले हैं, तो हम लोग उनकी शिकायतें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा चुके हैं। डॉक्टर आनंद राय की 2013 में शिकायत के बाद ही व्यापम घोटाले की जांच शुरू हुई थी। 2005 की परीक्षा में जब आनंद राय बैठे थे तब उन्हें पता चला कि ये धांधली चल रही है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाने वाले जज जस्टिस पीडी कोदे ने एबीपी न्यूज से कहा कि फांसी की सजा सही। समाज ही कानून बनाता है, लेकिन दूसरी बात इतनी सच है कि कानून समाज के लिए, इसीलिए जब ऐसा फैसला आता है कि ये शिक्षा में
मौत की शिक्षा देना जरूरी है तो समाज के लिए होता है। कौन सी भी सजा जो देती है वो किसी आदमी को नहीं दी जाती। वो आदमी में जो एलिमेंट होता है, क्रिमिनल एलिमेंट जो होता है, जिसकी वजह से वो गुनाह करता है, वो निकालने के लिए दी जाती है। याकूब मेमन के पास अब अपनी फांसी के खिलाफ एक आखिरी मौका बचा है। कल सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई होगी। अगर इस सुनवाई में फांसी की सजा टल जाती है तो 30 जुलाई को उसे फांसी नहीं दी जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को Z+ सुरक्षा मिली। बीजेपी के साथी हैं मांझी। गृह मंत्रालय का कहना है कि खुफिया एजेंसियों ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सुरक्षा का जायजा लेते हुए उन पर खतरे की आशंका जताई है। इसी वजह से मांझी को कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। मांझी की सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF को दी गई। अब हर वक्त मांझी के आसपास 15 कमांडो चलेंगे। जेडीयू से अलग होने के बाद मांझी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम की पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। पटना में एक कार्यक्रम में लालू और नीतीश एक मंच पर आए तो लालू ने अपने भाषण में कई बार नीतीश को ये बताने की कोशिश की कि वो आज उन्हीं की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। कि नीतीश कुमार को आगे रख के उनको मुख्यमंत्री के रूप में थे, सब नीतीश कुमार को मौका दिया। नीतीश कुमार अकेले नहीं ना है, सब हम लोग नीतीश कुमार को आगे करके चाहता तो नीतीश कुमार को दिया हुआ दिया देने का ऐलान किया, यही मुख्यमंत्री होंगे। सब नीतीश कुमार को मौका दिया। नीतीश कुमार अकेले नहीं ना है। डीडी किसान चैनल के प्रचार के लिए पैसा लेने से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का इनकार। अमिताभ बच्चन को 6 करोड़ रुपए देने की खबर आई थी। द हिंदू अखबार ने लिखा था कि RTI से पता चला है कि अमिताभ बच्चन को किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर 6 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने इसका खंडन करते हुए लिखा है कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं दूरदर्शन के साथ डीडी किसान चैनल के प्रचार के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं और ना ही मुझे प्रचार के लिए पैसे मिले हैं। मैंने डीडी किसान के कैंपेन के लिए विज्ञापन एजेंसी लो लिंटास के साथ काम किया है और उनके साथ भी मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और ना ही मुझे उसके लिए पैसे मिले हैं। मैं कई मुद्दों पर बिना पैसे के काम करता हूं और डीडी किसान चैनल भी उनमें से एक है। अगर इस बारे में किसी के पास कोई भी सबूत हो तो कृपया पुष्टि के लिए मुझसे बात करें। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि जब चैनल का बजट 47 करोड़ रुपए है तो फिर प्रचार के लिए इतना पैसा खर्च करना समझदारी नहीं है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में एक सीरियल रेपिस्ट, एक सीरियल मर्डर करने वाला शख्स रविंदर नाम का शख्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एबीपी न्यूज के सामने रविंदर ने जो कबूलनामा किया है उसमें रविंदर ने कहा है कि 15 मामले पहले कबूल कर चुका है रविंदर पुलिस के सामने। उसके अलावा और 13 ऐसे मामले हैं जो कि रविंदर ने बताए हैं कि उसने वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह की वारदात अंजाम दी हैं, जिसमें बच्चियों को किडनैप करके बच्चियों के साथ रेप किया और उन्हें मौत के घाट उतारा। जो सजा सरकार देगी उस सजा मेरे को मंजूर रहेगी, जैसी बच्चे के घर वाले सरकार चाहती है वो सजा मिलेगी। शर्म आती है आपको? क्या बोलना चाहते हो? उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आगे से ऐसा काम कोई भी ना करे, जो काम मैंने किया है उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा मैंने करा। यूपी के बदायूं में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे और उसके 2 साथियों पर नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने केस तो दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। आरोपी के बदायूं के कादर चौक के गांव में 14 साल की नाबालिग दलित लड़की को स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता टेकचंद पाल के बेटे और उसके 2 साथियों ने अगवा कर गैंगरेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी पीड़ित लड़की को एक दूसरे गाँव में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित लड़की के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया है। फरार आरोपी ओमेंद्र, नरेंद्र और सुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश का कहर जारी है। शनिवार की पूरी रात और इतवार को पूरे दिन बरसने के बाद सोमवार को पानी फिर शुरू हो गया है और उज्जैन के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। हम उज्जैन की ऐसी ही बस्ती सुदर्शन नगर में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि घुटनों घुटनों तक पानी है, आगे जाके कमर कमर तक पानी है और ये इस पूरे इलाके में काफी सारे लोग फंसे हुए हैं जो अपने घरों की ऊपर की छतों पे लोग हैं। ये शिप्रा नदी के किनारे वाले इलाके हैं जहां शिप्रा का बैक वाटर आ जाता है और जिसके चलते इस पूरी बस्ती में दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। लोग छतों पे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह ये पानी उतरे तब कहीं जाके वो सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल पाए। अब मगर जिंदगी बहुत ही मुश्किल में है।
सोने का भाव गिरकर 5 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। 25,000 के भी नीचे पहुंचा 10 ग्राम सोने का भाव। सोने के भाव में आज शुरुआती कारोबार के दौरान 4% तक गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोने का दाम 25,000 रुपए से भी नीचे गया। निवेशकों की तरफ से हो रही बिकवाली को सोने की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है। निवेशक ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में अमेरिकी डॉलर में मजबूती की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ा सकती है। ऐसे में अमेरिकी करेंसी का भाव मजबूत होगा। फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के फैसले पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री इमरान रजा अंसारी को नया अध्यक्ष बनाने का आज ऐलान किया गया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की अचानक बुलाई गई बैठक में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया। इमरान रजा अंसारी को नए अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया था। अंसारी जम्मू कश्मीर सरकार में खेल मंत्री है। अंसारी मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी से है और अलगावादी मसरत आलम की रिहाई के पैरोकारों में माने जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला पिछले साल जून में ही 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। आज बुलाई गई बैठक में फारूक अब्दुल्ला के समर्थक सदस्य नहीं पहुंच पाए थे, जिसका फायदा उठाकर नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया था। कुश्ती खिलाड़ी संग्राम सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में कॉमनवेल्थ रेसलिंग हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। संग्राम सिंह ने कनाडा के पहलवान को दी पटखनी। हरियाणा के रोहतक के मदीना गांव में संग्राम सिंह का परिवार और गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं। कॉमनवेल्थ रेसलिंग हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने पर परिवार के लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। संग्राम सिंह ने कल दक्षिण अफ्रीका में हुए अहम मुकाबले में कनाडा के पहलवान जोए लीजेंड को हराकर जीत हासिल की। संग्राम सिंह ने मुकाबले से पहले लास्ट मैन स्टैंडिंग डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर भी दस्तखत किए थे। इस डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने का मतलब था कि मुकाबले के दौरान अगर किसी पहलवान की मौत हो गई तो वो खुद जिम्मेदार होगा। संग्राम सिंह रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 के विजेता रह चुके हैं और हाल ही में नच बलिए में भी अपनी प्रेमिका पायल रोहतगी के साथ नजर आ चुके हैं। फीफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। भ्रष्टाचार के विरोध में फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर पर फेंके गए नकली नोट। जिस शख्स के सामने ये नोट फेंके जा रहे हैं वो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर हैं। साइमन ब्रॉडकिन और ली नेल्सन नाम के एक कॉमेडियन ने फीफा का विरोध करते हुए ब्लैटर पर नकली नोटों की गड्डी लहरा दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लैटर फीफा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले कदम पर बात कर रहे थे। फीफा में भ्रष्टाचार के आरोप में कई बड़े अधिकारियों पर पहले से ही केस चल रहा है। ब्लैटर खुद भी इस्तीफा दे चुके हैं। नया अध्यक्ष न चुने जाने तक वो अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। बजरंगी भाईजान ने बनाया नया रिकॉर्ड। सबसे कम दिनों में 100 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली बॉलीवुड की फिल्म बनी। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान बॉलीवुड की सबसे कम दिनों में 100 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली फिल्म बन गई है। तरण आदर्श के मुताबिक बजरंगी भाईजान ने शुक्रवार को 27 करोड़ 25 लाख, शनिवार को 36 करोड़ 60 लाख और रविवार को 38 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया। फिल्म अब तक 102 करोड़ 60 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। बजरंगी भाईजान में सलमान खान के साथ करीना कपूर लीड रोल में है। फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया है। सर्फिंग के दौरान एथलीट पर शार्क ने किया हमला। एथलीट ने शार्क से दोनों हाथ करके बचाई अपनी जान। ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप इलाके में जेफरीज बे की हैं। यहाँ समंदर में हो रही वर्ल्ड सर्फ लीग के दौरान 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन मिक फेनिंग पर एक शार्क ने पीछे से हमला कर दिया, लेकिन मिक फेनिंग ने अद्भुत साहस दिखाया और शार्क पर मुक्कों की बौछार कर दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हादसे के बाद वर्ल्ड सर्फ लीग ने आगे का टूर्नामेंट रद्द कर दिया। शार्क के हमले में बाल बाल बचे मौजूदा चैंपियन फेनिंग को ही इस बार भी विजेता घोषित किया गया।